हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वो भी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर से। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो आज की सीरीज में हम लोग 34 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां मैं क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको दूंगा 5 सेकेंड का टाइम, जहां आपको 5 सेकेंड में आपका आंसर जज कर लेना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है। फाइनली आपको आपका स्कोर मेरे साथ शेयर करना है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इनमें से जो दिए गए इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, आपको ये बताना है। यहां पर दिए गए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, आपका टाइम हो जाता है। नाउ बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, 2 इकोनॉमी होती है। एक तो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, एडी के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों आता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और वहीं अगर हम बात करें तो होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में जो एडी के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सी भी आता है, आई भी आता है, जी भी आता है और फाइनली एक्स माइनस एम भी आता है। एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो एडी के कंपोनेंट्स हैं ये सभी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। तो ए भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, बी भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, यानी कि ए और बी दोनों है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आ जाता है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्रीगेट कंजप्शन इन एन इकोनॉमी, जो एग्रीगेट कंजप्शन होता है वो कैसा होता है, थ्रू आउट ईयर कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉजिटिव होता है थ्रू आउट, बी पॉजिटिव इन द बिगिनिंग एंड देन नेगेटिव, सी नेगेटिव थ्रू आउट और डी नेगेटिव इनिशियली एंड देन पॉजिटिव। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे क्या है। यू आर हैविंग 5 सेकेंड्स ओनली। नाउ लेट्स गो। देखिए, कंजप्शन का मतलब होता है सी। सी कभी भी 0 नहीं होता, तो अगर 0 नहीं होगा तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी कि कंजप्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो द राइट आंसर इज पॉजिटिव थ्रू आउट। हमेशा ही कंजप्शन पॉजिटिव रहता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। सो राइट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। द सेविंग फंक्शन कर्व इज, जो सेविंग फंक्शन कर्व है वो कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं। चलिए आंसर की ओर मूव करते हैं। देखिए, जो सेविंग कंजप्शन कर्व होता है, जो सेविंग फंक्शन कर्व होता है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सेविंग कर्व जो बनता है वो ऐसे बनता है, नेगेटिव से शुरू होकर और पॉजिटिव की ओर जाता है। यानी कि अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है, तो इसका जो स्लोप होता है हमेशा अपवर्ड होता है। ये बिगिनिंग में नेगेटिव होता है और उसके बाद फिर 0 हो जाता है और फिर पॉजिटिव हो जाता है। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो सेविंग फंक्शन कर्व जो होता है हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाता है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। इन्होंने ऑप्शन दिया है नेट एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड डी इन्होंने दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं।
देखिए अगर हम डायरेक्टली बात करें तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, यहां मैंने आपको कहा था क्लोज्ड इकोनॉमी, 2 सेक्टरल इकोनॉमी, 3 सेक्टरल इकोनॉमी, इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं और गवर्नमेंट होती है। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी होती है जब इसमें नेट एक्सपोर्ट भी आ जाता है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी में आता है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट नहीं होता भाई, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? ए सही आंसर है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट किस में होता है? ओपन इकोनॉमी में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हमको दिया गया है, एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, बोथ ए एंड बी, और डी दिया गया है नन ऑफ द अबव। आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस का मतलब होता है इक्वल्स टू वाई। एएस हमेशा वाई के इक्वल होती है, और वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, यानी कि बी इसका सही आंसर है। और एएस मतलब होता है टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या टोटल आउटपुट, इसी को हम नेशनल आउटपुट भी कहते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो एएस का मतलब होता है नेशनल आउटपुट, और एएस का ही मतलब होता है नेशनल इनकम। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो एएस दोनों के इक्वल होता है, ए के भी इक्वल है और बी के भी, तो सही आंसर क्या जाता है? सी इसका सही आंसर है कि एग्रीगेट सप्लाई इज सेम एज नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एट ब्रेक इवन पॉइंट इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन है ऑटोनोमस कंजप्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन है कंजप्शन इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और डी ऑप्शन है चेंज इन कंजप्शन इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। आइए बात करते हैं, पहली बात ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। देखिए जब इकोनॉमी में कंजप्शन इनकम के बराबर हो जाता है तो इसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, और इसी पॉइंट पर सेविंग्स क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है अ पॉइंट वेयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम, और यहां पर सेविंग्स क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट में कंजप्शन इनकम के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जहां पर C इक्वल्स टू वही होता है वहीं पर क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इसी का नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, APC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, B APS कैन नेवर बी 0, C APC कैन बी 0, एंड D APS कैन बी नेगेटिव। हमें एक ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ट्रू है। चलिए आंसर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है APC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। APC कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है जी। APC ग्रेटर देन 1 हो सकती है, जब भी कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा तो APC ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू नहीं है। इन्होंने कहा है ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, जबकि ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, APS कैन नेवर बी 0। APS 0 हो सकती है। APS कब 0 होगी? जब भी सेविंग्स 0 हो जाएंगी इकोनॉमी में। देखिए जब भी C बराबर Y होता है तो S बराबर हो जाता है 0, यानी कि जब भी कंजप्शन इनकम के इक्वल हो जाएगा सेविंग्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगी। APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन Y, और क्योंकि सेविंग्स 0 हो जाएंगी तो APS भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इकोनॉमी में APS 0 हो सकता है, जबकि उन्होंने कहा है APS कैन नेवर बी 0। तो ऑप्शन ए भी अभी जो है फॉल्स है, ऑप्शन बी भी फॉल्स है। ऑप्शन सी उन्होंने कहा है APC कैन बी 0। नहीं, APC कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। वही बात हमने ऊपर पढ़ी है, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, और जब तक कंजप्शन 0 नहीं होगा APC 0 नहीं होगा। लास्ट दिया है APS कैन बी नेगेटिव। यस, APS नेगेटिव हो सकता है। कब हो जाएगा? जब भी कंजप्शन
इनकम से ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कंजप्शन आपने किया 20 रुपए का और इनकम आपकी है 10 रुपए, तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपका कंजप्शन है ज्यादा और इनकम है कम। तो भाई जब आपका खर्चा ही 20 रुपए है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेंड 20 रुपीज और यू हैव ओनली 10 रुपीज इन योर पॉकेट, तो बाकी 10 रुपए कहां से आएंगे, यू विल विड्रॉ इट फ्रॉम सेविंग एंड सेविंग विल बी नेगेटिव। तो ऐसे टाइम में सेविंग्स क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो सही आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। डी इसका एकदम सही आंसर है कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है, इसलिए द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इफ एपीसी, क्वेश्चन नंबर 8, if APC 0.8 then APS will be, अगर APC 0.8 है तो APS क्या होगा, 1 होगा, 0.2 होगा, -0.2 होगा या 1.2 होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। देखिए हमें एक बात समझ लेनी है कि APC प्लस APS इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि APC प्लस APS बराबर 1 होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगर APC 0.8 है प्लस APS बराबर 1 या APS बराबर 1 माइनस 0.8, तो डायरेक्टली है 0.2 आ जाता है। तो अगर APC 0.8 है तो APS क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्रेटर देन 1। इनमें से किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एमपीसी, एपीसी, एपीएस और एमपीएस। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, एक बार देख लेते हैं। इनमें से किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखिए एमपीसी एंड एमपीएस, इनकी वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन सेविंग कभी भी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। नाउ बात आती है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओनली एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो सकता है। भाई सेविंग भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, सेविंग्स भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। आपके पास जितनी इनकम आ रही है आप सारी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप सेविंग्स इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते। कंजप्शन इनकम से ज्यादा हो जाता है जब बिगिनिंग में इनकम कम होती है, तो ऐसे में कंजप्शन कैन बी मोर देन इनकम, सो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है बी, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, एपीएससी का है, एमपीसी का है, एपीएस का है और एमपीएस का है। चलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं। एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकम, एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम, MPC is the ratio of change in consumption to change in income, and MPS is the ratio of change in saving to change in income। तो यहां पर दिया गया है change in consumption to change in income, यानी कि डायरेक्टली यहां पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो MPC का है, सो राइट आंसर विल बी बी। तो 10th का हो जाता है बी, चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम किसका फॉर्मूला है, ये एमपीसी का है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी 0 व्हेन, एमपीसी कब 0 होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कब 0 होगा। ऑप्शन ए, द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड, द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम एंड नन ऑफ दीज। सोचिए जल्दी से आप। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन ए का है द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम्ड। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर इनकम 10 रुपए आई
तो हमने सारी की सारी इनकम कंजप्शन पर खर्च कर दी, तो इसका मतलब हो गया एमपीसी 1। अगर सारी इनकम हमने कंजप्शन पर खर्च कर दी तो एमपीसी की क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा है एमपीसी 0 बताना है, लेकिन यहां तो एमपीसी 1 होता है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। इफ द एंटायर इनकम, जो नई इनकम आ रही है उसे हमने सेव कर लिया, बिल्कुल। अगर 10 रुपए हमारे पास आए और हमने 10 के 10 को क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो कंजप्शन पर जो खर्चा हुआ वो 0 हो गया। ऐसे में एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी बी। अगर आप नई इनकम को, टोटल इनकम को सेव कर देते हैं तो आपका एमपीएस 1 हो जाएगा और एमपीसी हो जाएगा 0, क्योंकि एमपीएस और एमपीसी के केस में कहा जाता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस इज इक्वल टू एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, इनमें से क्या फॉर्मूला है एमपीएस का, वो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है, तो इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है एमपीएस इज इक्वल टू, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने ऑलरेडी समझ लिया, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक टाइम फॉर दिस। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एमपीएस बराबर क्या होता है, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस का एक और फॉर्मूला होता है एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए। सो द राइट आंसर ए भी है, 1 माइनस एमपीसी भी है, और चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम भी है, तो दोनों का आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है, 0, 1, इन्फिनिट एंड नन ऑफ दीज। तो ये भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं, एपीसी प्लस एपीएस इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, तो एपीसी प्लस एपीएस का टोटल होता है 1, सो द राइट आंसर विल बी बी। ऐसे ही होता है एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलरेडी देखिए यही दे दिया गया है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी, 2, 1 एंड 0, तो राइट आंसर विल बी सी, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। विच वन इज ट्रू, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 0, एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1, एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। तो सही आंसर देखना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 ही होता है हमेशा। अब इन्होंने कहा है एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर एमपीसी निकालना है तो एमपीएस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, एमपीसी का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस एमपीएस, और अगर एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। तो डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, यहां पर बनता है एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज नोन एज, जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण आता है उसे हम इनमें से क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कहते हैं, फ्रिक्शनल कहते हैं, वॉलेंट्री कहते हैं और डिसगाइज्ड कहते हैं। इनमें से कौन सा एक है जो चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण आता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखो स्ट्रक्चरल मतलब जब भी देश में डिमांड और टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, हमारे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के कारण अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। ये बेसिकली होता है डिमांड में चेंजेस आने के कारण और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने के कारण। एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई,
तो जो लोग पुरानी ही टेक्नोलॉजी जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं जानते, वो जॉब से बाहर निकाल दिए जाएंगे। डिमांड बदल गई है। पहले हम कहते थे कीबोर्ड वाले मोबाइल फोन चलते थे, अब टच स्क्रीन वाले चलते हैं। तो जो कंपनी कीबोर्ड वाले मोबाइल फोन ही बना सकती है वो धीरे धीरे मार्केट से क्या कर जाएगी, आउट हो जाएगी। तो ऐसे में वो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अगर डिमांड में चेंज आने के कारण और टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो उसको स्ट्रक्चरल कहा जाता है। यही इसका आंसर भी है। फिर भी हम बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जॉब को, जो जॉब कर रहा है, उस जॉब को लीव करके किसी दूसरी जॉब को करना चाहता है। तो ऐसे में एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाने में कभी कभी लोग एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनको कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए कंपनी में कोई काम करता है, उसने ए कंपनी में रिजाइन दे दिया और बी कंपनी में इंटरव्यू दिया है। अब बी कंपनी में मान लीजिए उसको 1 अप्रैल में ज्वाइन करना है, 1 अप्रैल को, लेकिन उसने यहां से लीव कर दिया है अभी जनवरी में, तो 1 अप्रैल तक उसको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जॉब लीव करते समय या जॉब चेंज करते समय कभी कभी लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनको उस समय अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, जिसको हम फ्रिक्शनल कहते हैं, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और चेंज इन जॉब ईटीसी। नाउ नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री होता है जब लोग जानबूझकर बेरोजगार होते हैं। एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, द पीपल कैन हैव एम्प्लॉयमेंट बट दे आर विलिंग टू हैव एम्प्लॉयमेंट एज पर देयर ऑन डिमांड। मतलब वो चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर वेजेस उनको चाहिए बस वही मिल गई तो हम जॉब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसे में लोग जानबूझकर जो है बेरोजगार रहते हैं, इसको वॉलेंट्री कहा जाता है। सिंपली वॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये पर्टिकुलर वेजेस पर डिपेंड करता है। जो पर्टिकुलर वेजेस लोग चाहते हैं वो उनको मिलती नहीं है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये होता है पर्टिकुलर वेजेस से रिलेटेड। फ्रिक्शनल होता है जॉब चेंज करने से रिलेटेड, ये होता है पर्टिकुलर वेजेस से रिलेटेड। और डिस्गाइज्ड होता है जब किसी फील्ड में काम करने वालों की काम करने वाले ज्यादा हों और रिक्वायरमेंट कम हो, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पर होता है। The supply of labor in agriculture sector is much more than required. So this is disguised unemployment. तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं, हमसे पूछा था चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चरल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाता है ए। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ द कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कीन्स ने जो है ना थ्योरी दी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, इनमें से कौन सी उसकी एक अजम्पशन है? पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, शॉर्ट रन, एंड नन ऑफ दीज। तो आइए हम डायरेक्टली बात करते हैं। कीन्स ने जो अपनी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी है ये शॉर्ट रन पर बेस्ड है। शॉर्ट रन केवल उसी में इसको अप्लाई किया जाता है। तो सही आंसर क्या जाता है? सी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। द कंजप्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज सी इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एमपीएस। 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम समझते हैं। देखिए सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल्स टू होता है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी इनटू वाई। ये सी का पूरा फॉर्मूला होता है। एमपीसी देखो ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.8 दिया गया है। एमपीसी बराबर कितना है? एमपीसी यहां पर दिया गया है 0.8। तो एमपीएस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी समझा था 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। तो सही आंसर क्या जाता है? सही आंसर आ जाता है बी। 19 का राइट आंसर आ जाता है बी 0.2। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0। एपीएस की वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। द सम ऑफ एपीसी एंड एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो कोई सा एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा द वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0। हो सकती है, मैंने कहा था एपीएस नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब इनकम कम होती है और कंजप्शन ज्यादा होता है तो कंजप्शन का जो सोर्स होता है वो सेविंग होता है, और ऐसे में सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी इन्होंने कहा है एपीसी और एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बिल्कुल नहीं, एपीसी और एमपीसी में तो कोई रिलेशन होता नहीं है। एपीसी और एपीएस में तो होता है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन एपीसी प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। एपीसी सी अपॉन वाई है, जबकि एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर सी है इसका। कैसे है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि केवल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की एब्सेंस है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, जब जो भारत की वर्कफोर्स है, जो भारत की लेबर है, वो एग्जिस्टिंग वेजेस पर जॉब करना चाहती है और जॉब करने के लिए एबल भी है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मार्केट में जॉब्स अवेलेबल ना होने के कारण लोगों को जॉब नहीं मिलती है। तो अगर सभी लोगों को जॉब मिल जाए, यानी कि ऐसा हर व्यक्ति जब जो जॉब करना चाहता है और जो मार्केट में जो वेजेस चल रही है उन पर जॉब करना चाहता है, अगर ऐसे हर व्यक्ति को जॉब मिल जाए तो जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं रहता। तो क्या इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है? बिल्कुल। ऐसे में उस हर व्यक्ति को जॉब मिल गई है जो एग्जिस्टिंग वेजेस पर जॉब करना चाहता है, तो इसका मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। और एक बात आप हमेशा रखना कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री भी हो सकता है। याद रहे, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रू और फॉल्स? तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की अदर कैटेगरीज एग्जिस्ट कर सकती हैं मार्केट में। सो क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर था फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं 21 की ओर। 21 दिया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन देयर इज डैश इन एन इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी हो सकता है जब इकोनॉमी में क्या, देखो वही बात आगे जो मैं आप लोगों से अभी भी डिस्कस कर रहा था। आप लोग जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है। देखिए, हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी हो सकता है जब हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो। बिल्कुल, क्योंकि डिमांड और टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, अचानक से लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है, तो ऐसे में उस हर व्यक्ति के पास जॉब है जो जॉब करना चाहता है, लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के कारण व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, जॉब चेंज करने के कारण बंदा अनएम्प्लॉयड है। तो दोनों रीजंस, यानी कि सी इसका सही आंसर है। फुल एम्प्लॉयमेंट तो भी एग्जिस्ट कर सकता है जब देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो। मैंने ऑलरेडी कहा है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के अदर फॉर्म मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आ जाता है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। Now what is 22? Which of the following is an ex post variable? इन दोनों में से कौन सा एक एक्स पोस्ट वेरिएबल है? एग्रीगेट डिमांड एक्स पोस्ट है, एग्रीगेट सप्लाई एक्स पोस्ट है, दोनों एक्स पोस्ट है और दोनों में से कोई भी नहीं है। जरा सोचिए आपके अनुसार व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर यू। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट स्मार्ट हैं। तो आइए एक बार हम फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर दिया गया है एक्स पोस्ट। देखिए, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल और एक्स एंट का मतलब होता है प्लैंड। जब भी इकोनॉमी में कोई चीज प्लैंड होती है तो वो एक्स एंट कहलाती है, और जब एक्चुअल होती है तो एक्स पोस्ट कहलाती है। देखिए, जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की,
तो इन दोनों को प्लेंड किया जा रहा है, तो इसलिए दोनों की दोनों जो है एक्स एंट वेरिएबल है, एक्स पोस्ट नहीं है। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स पोस्ट वेरिएबल, तो दोनों में से कोई सा भी एक्स पोस्ट नहीं है, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स है, देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लान्ड होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान्ड होता है, सेविंग्स प्लान्ड होती है, तो ये सारा का सारा प्लान्ड होता है, एक्चुअल तो होता ही नहीं है। तो ऐसे में हम डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, एक्स एंट बन जाते हैं, एक्स पोस्ट नहीं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाता है डी। ना क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी गिवन एज, सेविंग फंक्शन ये दिया गया है, फाइंड एमपीसी। देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन मतलब माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। अब देखिए एमपीएस दिया गया है 0.3, तो एमपीएस 0.3 है, क्या पूछा है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता दिया, 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 हमारा सही आंसर आ जाता है, एकदम परफेक्ट आंसर आ जाता है 0.7, यानी कि सही ऑप्शन क्या है, सी एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था इसको, फिर भी एक बार आप लोग अपना आंसर देख लीजिए, फिर हम इसको एक बार फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया है। देखिए एएस बराबर होता है सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग, और जो एडी होता है, एडी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने कहा है एएस के कंपोनेंट क्या है, सी प्लस एस, बिल्कुल ठीक। एडी के कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई, बिल्कुल ठीक। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 24 का आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। 24 का राइट आंसर आ जाता है सी। नाउ 25 की ओर चलते हैं। विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए वही क्वेश्चन है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर मे बी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है इफ सेविंग्स आर 2000 एट इनकम लेवल 10,000, एपीसी बताइए क्या होगा। देखिए फर्स्ट यू प्लीज ट्राई इट। आई होप यू गोट योर आंसर। नाउ देखिए हम डायरेक्टली बात करते हैं। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, यानी कि सेविंग्स अपॉन इनकम। सेविंग्स है 2000 और इनकम है 10,000। दैट मीन टू से दैट इज 0.2, यानी कि एपीएस की वैल्यू 0.2 आती है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एपीएस, और एपीएस कितना है 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8 हमारा आंसर आ जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ए। तो 26 का सही आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है इफ डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंजप्शन 0 देन चेंज इन सेविंग कितना होगा। अगर कंजप्शन में जो चेंज हुआ है वो 0 है तो सेविंग्स में कितना चेंज होगा। ऑप्शन ए है इक्वल टू चेंज इन इनकम, ग्रेटर देन चेंज इन इनकम, इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन, एंड नन ऑफ दिस। दिखा दीजिए जल्दी से कितना दम है आप लोगों में, फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आइए बात कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो यहां पर जो सही आंसर है, देखिए उन्होंने कहा है अगर जो इनकम आई उसमें से सारा पैसा हमने सेविंग्स पर लगा दिया तो कंजप्शन पर लगा पैसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब चेंज इन कंजप्शन 0 हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि इनकम का सारा पैसा हमने किस पर खर्च कर दिया है, सेविंग पर खर्च कर दिया है। 10 रुपए कमाए थे, 10 के 10 क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो ऐसे में चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम के इक्वल हो जाती है। तो सही आंसर आ जाता है ए, इक्वल टू चेंज इन इनकम। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ए।
क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। द लेवल ऑफ इंड्यूस्ड कंजप्शन, दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, जो इंड्यूस्ड कंजप्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? आप डेफिनेटली इंड्यूस्ड कंजप्शन का फॉर्मूला जानते होंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि कंजप्शन का एक फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY। ये जो C बार है ये कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन और BY कहलाता है इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो इंड्यूस्ड कंजप्शन B का मतलब होता है MPC पर डिपेंड करता है और Y का मतलब होता है इनकम पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें, ये MPC पर भी डिपेंड करता है, ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर भी डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। D 28 का करेक्ट आंसर है कि इंड्यूस्ड कंजप्शन किस पर डिपेंड करता है? MPC पर भी डिपेंड करता है और लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर भी डिपेंड करता है। तो 28 का सही आंसर आ जाता है D। नाउ 29 की बात करते हैं। Which of the following is true about AD in two sector economy? टू सेक्टर इकोनॉमी में इनमें से क्या AD के बारे में सही है? AD इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, हमने डिस्कशन कर लिया था। AD कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट अबाउ द ओरिजिन। AD कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, ऑल ऑफ द अबाउ। बिल्कुल ठीक है। देखिए AD कर्व बनता कैसे है। ये इकोनॉमी है और इकोनॉमी में जो AD कर्व होता है वो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, AD यहां पर आता है। AD कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो AD यहां से शुरू होता है। तो देखिए उन्होंने कहा है AD बराबर क्या होता है? AD बराबर होता है C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। AD का स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट अबाउट दी ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन से ऊपर शुरू होता है। AD कर्व है पॉजिटिव स्लोप, बिल्कुल पॉजिटिव स्लोप है इसका। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो D इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है? The sum of APC and APS equals to 1. The sum of MPC and MPS equals to 1. Both A and B, neither A nor B. तो आप लोग इसका आंसर 100% जानते हैं। बिल्कुल फटाफट आपका आंसर लगा दीजिए और मुझे बताया कि आपने वही आंसर लगाया है जो मैं समझ रहा हूं। सो इसका सही आंसर है C, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। APC प्लस APS भी 1 होता है और MPC प्लस MPS भी 1 होता है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दिया गया है, झूठा है, गलत है? एट ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ APC इज 1। ब्रेक इवन पॉइंट पर APC की वैल्यू 1 होती है। सेविंग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, सेविंग्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ MPC इज ऑलवेज पॉजिटिव, MPC हमेशा पॉजिटिव होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने पूछा है कौन सा एक फॉल्स है। तो जल्दी से आपका आंसर देखेंगे। हंड्रेड % आपको पता होगा, मुझे पता है। चलिए फिर सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। उन्होंने कहा APC ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां कंजप्शन इक्वल्स टू होता है इनकम, और ऐसे में APC की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन ये दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट पर वैल्यू ऑफ APC 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। सेविंग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी कहा था कि सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं जब भी कंजप्शन करने के लिए इनकम कम होती है तो हम सेविंग्स में से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे में सेविंग्स क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। जबकि उन्होंने कहा है सेविंग्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो B गलत है। हमारा सही आंसर आ जाएगा B। 31 का हमारा आंसर आ जाता है B। पढ़ लेते। द वैल्यू ऑफ MPC इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, 0 to 1 के बीच में रहती है, नेगेटिव नहीं होती कभी भी। फुल एम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो होता है बिल्कुल ठीक है। जब भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है? APC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। The point at which consumption curve intersects the 45 degree line, उस पॉइंट पर APC 0 हो जाता है। APC can never be 0 and the sum of APC and APS is 1। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे क्या है। मुझे पता है आपका आंसर भी वही आने वाला है जो हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। नाउ इन्होंने कहा फर्स्ट, इन्होंने कहा है APC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। APC 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत। APC
ग्रेटर देन 1 हो सकती है जब भी कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा। हमने ये बात पहले भी डिस्कशन की थी, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। द पॉइंट एट विच कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट्स 45 डिग्री लाइन एपीसी इज 0, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा है जिस पॉइंट पर, देखिए 45 डिग्री लाइन जो होती है ना वो ये होती है, इसको इनकम कर्व कहते हैं। ये 45 डिग्री लाइन होती है और जब इसको कंजप्शन कर्व इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट पर C इक्वल्स टू वाई हो जाता है और यहां पर एपीसी क्या हो जाती है, यहां पर एपीसी बराबर 1 हो जाती है। तो इन्होंने कहा है एपीसी 0 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं भाई, एपीसी बराबर तो 1 हो जाएगी, तो ये तो गलत है। एपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, ये भी गलत है, यानी कि ए भी गलत है और बी भी गलत है। उन्होंने पूछा ट्रू कौन सा है, तो ए और बी में से तो कोई भी ट्रू नहीं है। सी एपीसी कैन नेवर बी 0, बिल्कुल ठीक है। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी 0 नहीं हो सकती भाई, क्योंकि कंजप्शन 0 नहीं हो सकता। जब तक कंजप्शन 0 नहीं होगा एपीसी 0 नहीं होगी, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज 1। अरे बाबा रे, दोनों आंसर ठीक है। डी बिल्कुल ठीक है, एपीसी और एपीएस का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस 32 का जो आंसर आएगा वो दोनों आएंगे, सी और डी, बोथ आर करेक्ट आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो भाई जिन्होंने सी लगाया था उनकी बल्ले बल्ले है और जिन्होंने डी लगाया उनका भी। आइए, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस ₹5000, जो वाई है वो 5000 से y1 पर चली जाती है, कितनी हो जाती है, 6000 हो जाती है। चलिए, एज ए रिजल्ट जो कंजप्शन है वो 4000 से कितना हो जाता है, 4600 हो जाता है, यानी कि कंजप्शन भी बढ़ जाता है। 4000 से कितना हो जाता है, 4600। इन्होंने पूछा है एमपीसी क्या होगी। एमपीसी भाई सरल है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। कितना कंजप्शन में चेंज आया, 4000 से 4600 हो गया, 600 बढ़ गया। और इनकम में कितना चेंज आया, 5000 से 6 आ गई, कितनी हो गई, 1000 प्लस हो गई, तो 0.6। तो सही आंसर कितना आ जाता है, 0.6 आ जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है, 33 का आंसर है डी। नाउ 34 का आंसर कहते हैं एपीसी कैन नेवर बी। एपीसी कभी क्या नहीं हो सकती, इनमें से एपीसी क्या नहीं हो सकती, पॉजिटिव, 0, मोर देन 1, लेस देन 1, क्या नहीं हो सकती भाई। तो एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो सही आंसर क्या है, बी। 34 का करेक्ट आंसर है बी। आई होप एवरीबडी आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हो, इनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो, आपको क्वेश्चन के आंसर का रीजन समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए धमाल क्वेश्चंस के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।